नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में जो शील्ड सैम को दी वो उसे कैसे मिली और वो किसकी थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैप्टन एंड गेम में जब इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपनी जगह रखने जाता है तब उसके पास कोई भी शील्ड नहीं रहती। शील्ड तो दूर की बात, उसके पास शील्ड का एक सिंगल पीस भी नहीं रहता। अब ये वीडियो थ्योरीज पर बेस्ड है क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर हमें अभी तक एमसीयू की तरफ से नहीं मिला है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो शील्ड न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन के पास है वो ओरिजिनल शील्ड नहीं है जिसे हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था। क्योंकि ओरिजिनल शील्ड पर कुछ इस तरह का डिजाइन था, पूरा बेसिक, प्लेन और डार्क ब्लू कलर का। वही ये जो नई शील्ड है उस पे कुछ इस तरह की डिजाइन है, जहाँ इसके सिल्वर पार्ट पर लाइनिंग, बीच के स्टार पर डिजाइन और बीच का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा लाइट ब्लू है। अब ये देखने में इतना ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुपर हीरो फैन इन सारी डिटेल्स को मिस नहीं करेगा। और वैसे भी एंड गेम में थैनोस ने कैप्टन की शील्ड तोड़ दी थी और वो स्टोन्स वापस रखते वक्त उसे साथ भी नहीं लेकर गया था ताकि वो उसे एंशिएंट फन से फिक्स करा सके। अब इसका आंसर ये है कि कैप्टन स्टार्टिंग से ही जानता था कि उसे क्या करना है और वो वापस नहीं आने वाला। मतलब वो टाइम में वापस जाने से पहले ही ये डिसाइड कर चुका था कि वो अब अपनी आखिरी जिंदगी पेगी कार्टर के साथ गुजारेगा। अब एंड गेम के राइटर्स ने ये खुद कंफर्म किया था कि एमसीयू की टाइमलाइन में दोनों ही कैप्टन्स ऑलरेडी मौजूद थे। मतलब जब 1945 में कैप्टन आर्टिक में क्रैश हुआ था तब फ्यूचर स्टीव उस टाइमलाइन में आकर उसकी जगह ले लेता है, जो बाद में पेगी कार्टर के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी जीता है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि पेगी को ये ऑलरेडी मालूम होगा कि ये फ्यूचर से आया स्टीव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेन टाइमलाइन की स्टोरी इंटैक्ट ना होकर चेंज हो गई होती। यानी कि पेगी ये ऑलरेडी जानती थी कि ये फ्यूचर से आया स्टीव है और ओरिजिनल स्टीव अभी भी बर्फ में जमा है, जिसे 70 सालों बाद ढूंढा जाएगा। जिसकी वजह से फ्यूचर स्टीव रॉजर्स इस टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ ना हो जाए इसलिए अपना नाम बदलकर पेगी कार्टर के साथ रहता है। और इसी रीजन की वजह से उन 70 सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनके बीच स्टीव रॉजर्स ऑलरेडी मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि उसे शील्ड आखिर मिले तो मिली कैसे। अब थ्योरी नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब स्टीव पेगी के साथ लाइफ स्पेंड करने टाइम में वापस जाता है तो वो वहाँ एक नॉर्मल लाइफ जीता है और अपनी लाइफ जीते जीते उसे एक दिन ये याद आ जाता है कि अब दुनिया को न्यू कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए उसके पास शील्ड नहीं है और इसी शील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो 1992 के आसपास वकांडा जाता है एक नई शील्ड बनाने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वकांडन्स इतने आसानी से किसी को भी वाइब्रेनियम प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए इस डील को क्रैक करने के लिए स्टीव, जो कि फ्यूचर से आया होता है, उसके पास फ्यूचर की सारी जानकारी होती है। मतलब उसे ये भी पता होता है कि 1992 में उलियसिस क्लॉ वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने वाला है और इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर कैप्टन अमेरिका वकांडन्स को इन्फॉर्म करता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन वकांडा के बॉर्डर पर जाता है उसे वहाँ पकड़ लेते हैं और डायरेक्टली किंग तचाका के सामने पेश करते हैं, जहाँ कैप्टन उन्हें वकांडा में होने वाले वाइब्रेनियम की चोरी के बारे में अलर्ट करता है। लेकिन वो ये नहीं मानते और वहाँ उलियसिस क्लॉ चोरी करता है, जिससे बाद में कैप्टन की वजह से पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसके गले पर चोर का निशान भी बना दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उलियसिस क्लॉ वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसकी मदद किंग तचाका का भाई प्रिंस एंजोबू करता है, जिसे हमने ब्लैक पैंथर की मूवी में भी देखा था। अब कैप्टन की इस मदद की वजह से वकांडन किंग तचाका उसे एक विश ऑफर करता है, जिसके रिस्पॉन्स में कैप्टन उनसे एक नई शील्ड बनवाता है। अब यहाँ कैप्टन फ्यूचर से होने की वजह से उसे वकांडा कैसे ऑपरेट करता है उसका तरीका पता होता है। जैसे कि अगर कोई उनकी मदद करता है तो वो उन्हें एक विश ग्रांट करते हैं, जिसका फायदा यहाँ कैप्टन ले लेता है और उनसे शील्ड बनवाता है, जो बाद में कैप्टन फ्यूचर में आकर सैम को देता है ताकि वो नया कैप्टन अमेरिका बन सके। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। ये जो शील्ड है वो सैम विल्सन की खुद की शील्ड है। इसी वजह से कैप्टन सैम को शील्ड देते वक्त उससे ये कहता है like it's someone else's. It isn't. अब ये कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको इस थियरी से समझाता हूँ। कैप्टन जब स्टोन्स रखने के बहाने से पास्ट में जाता है तब वो फुल प्रूफ प्लान करके जाता है, जिसके बाद कैप्टन सारे स्टोन्स अपनी अपनी जगह रख देता है और उस टाइमलाइन में चला जाता है, यानी कि 1945 की टाइमलाइन में, जहाँ बकी सुपर सोल्जर तो बना था लेकिन उसे अभी तक ब्रेन वॉश नहीं किया गया था। जिसके बाद स्टीव वहाँ जाकर बकी को बचाता है और हाइड्रा को फिर से बनने से रोकता है, क्योंकि ये जो स्टीव होता है वो फ्यूचर स्टीव होता है, तो उसे ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि हाइड्रा फिर से कैसे बनने वाला है। जिसके बाद वो रिटायर हो जाता है और पेगी के साथ अपनी लाइफ मस्त जीता है और इसी टाइम पीरियड में बकी को न्यू कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता है, जिसके लिए अब नई शील्ड भी बनाई जाती है।
अब इस टाइमलाइन में जब बकी बूढ़ा होकर रिटायर हो जाता है तब उसकी शील्ड सैम विल्सन को देकर उसे नया कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता है। लेकिन अब ये जो टाइमलाइन है वो अल्टरनेट टाइमलाइन होने की वजह से इसमें किए गए चेंजेस मेन टाइमलाइन को अफेक्ट नहीं करेंगे। और हाँ, ये टाइमलाइन इतनी आगे बढ़ जाती है कि सैम विल्सन बूढ़ा होकर कैप्टन अमेरिका के रोल से रिटायर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें फ्यूचर में टेक प्लेस करती है। जिसके बाद स्टीव वहाँ से उसकी शील्ड लेकर स्पेस टाइम जीपीएस की मदद से इस टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ वो ये अल्टरनेट टाइमलाइन की शील्ड मेन टाइमलाइन वाले सैम को दे देता है। अब यहाँ हमें स्पेस टाइम जीपीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अब ये जो स्पेस टाइम जीपीएस है जिसे टोनी स्टार्क बनाता है वो स्पेस और टाइम में कहीं भी आने और जाने के लिए मदद करता है। मतलब उससे आप स्पेस और टाइम में कहीं भी और किसी भी लोकेशन या टाइम में जा सकते हो। यहाँ तक कि इससे अल्टरनेट टाइमलाइन में भी घुसा जा सकता है, क्योंकि भले ही अल्टरनेट टाइमलाइन मेन टाइमलाइन का पार्ट ना हो लेकिन वो है तो स्पेस और टाइम फैब्रिक का पार्ट ही। जिसकी वजह से जब एवेंजर्स को अलग अलग टाइमलाइंस में जाना होता है तो वो डिफरेंट वर्म होल्स के पाथ से गुजरते हैं और आखिर में उसी सेम स्पॉट पर आते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। और हाँ, ये भी ध्यान में रखो कि जब स्टीव स्टोन रखने वापस जाता है तब हल्क ये कहता है, कितना टाइम लगेगा इस काम को? उसे वहाँ जितना वक्त चाहिए मिलेगा, हमें सिर्फ 5 सेकंड। मतलब वो उस टाइमलाइन में कितना भी टाइम गुजार सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। अब यहाँ हम डायरेक्टली 2012 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी तो हम जानते ही हैं कि स्टीव पास्ट में जाता है और पेगी के साथ रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब 2012 में हमने देखा कि पेगी कार्टर एक बेड में होती है जिसे अल्जाइमर की बीमारी होती है। अब पेगी की ये बीमारी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो अब सब कुछ भूल जाने लगती है, जिसकी वजह से कैप्टन उसे रिटायरमेंट होम में रखता है, लेकिन वो उसे वहाँ हमेशा विजिट करने पहुँच जाता है। अब बाकी के ईयर्स या कह सकते हो बाकी के टाइम में कैप्टन जो है वेटरन्स के लिए जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं उन्हें ज्वाइन करता है। अब ये हमने एंड गेम के स्टार्टिंग सीन में भी देखा था कि कैसे कैप्टन सपोर्ट ग्रुप जाता है। अब इन्हीं वेटरन सपोर्ट ग्रुप में एक वेटरन ग्रुप को यंग सैम विल्सन लीड करता है, जो इवेंचुअली कैप्टन का फेवरेट ग्रुप भी बन जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड 2016 में पेगी कार्टर एक्सपायर हो जाने के बाद कैप्टन को सिविल वॉर का टाइम याद आ जाता है, जब सभी हीरोज डिवाइड हो चुके थे और कैप्टन ने शील्ड टोनी को दे दी थी। अब कैप्टन इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर शील्ड लेने के लिए एवेंजर्स टावर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि सिविल वॉर के बाद टोनी ने एवेंजर्स टावर से स्टीव के क्लियरेंसेस निकाल दिए हैं और वो अब एवेंजर्स टावर में नहीं घुस सकता। लेकिन कुछ महीने टावर के आसपास चक्कर लगाने के बाद स्टीव को ये पता चलता है कि टोनी ने एवेंजर्स टावर बेच दिया है और वहाँ अब शिफ्टिंग हो रही है, जिसका फायदा उठाकर कैप्टन उन्हीं में से एक मूवर का भेस ले लेता है और टावर में घुसता है, जहाँ वो शील्ड ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ उसके हाथ एक अलग शील्ड लगती है जिसे टोनी सिविल वॉर के बाद बनाता है। अब ये हम इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमने आयरन मैन 2 में ही टोनी के पास एक शील्ड देखी थी जिसे कोल्सन उसे आर्क रिएक्टर बनाते वक्त देता है। तो ये पॉसिबल है कि टोनी ने ही एक नई शील्ड बनाई हो। अब ये शील्ड में भी वाइब्रेनियम ना होकर एडमेंटियम की हो, क्योंकि उस टाइम यानी कि 2016 के आसपास टोनी के पास वाइब्रेनियम पाने का कोई भी जरिया नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।